हेलो दोस्तों, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन शुरू करते हैं। गेट सेट स्टडी में स्वागत है। ये वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, ईटीसीएस 206 अगर जो आईपीयू में है, मगर ये मेनली मैं फोकस करूंगा गेट ओरिएंटेड है। ठीक है, मतलब ये नोट्स हैं, ये तुम्हें गेट में काम आएंगे और गेट में इन डेप्थ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है तो बीटेक तो तुम आराम से कर लोगे अगर तुम फोर्थ सेमेस्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हो। तो आगे जाके फिर कंपाइलर डिजाइन भी करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जल्दी जल्दी बता देता हूँ तुम्हें, कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियोज रखूँ और तुम्हें क्लियर करता चलूँ। ठीक है, जिससे कि तुम क्वेश्चन करने लायक बन जाओ। ठीक है, थ्योरी थ्योरी मतलब मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये टीओसी यूज होता है मैथमेटिकली यूज करने के लिए। और मैथमेटिकल मॉडल को मशीन ही बोल मतलब मशीन का कोर कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल मॉडल है, इसको ऑटोमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल से हमें क्या समझ में आता है कि क्या कंप्यूटर नहीं कर सकता, या फिर कितना एफिशिएंटली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जैसे ट्यूरिंग मशीन के केस में होता है, वो हम आगे देखेंगे। टीओसी की एप्लीकेशन क्या है, मैंने बताया तुम्हें कंपाइलर डिजाइन में। जैसे सी प्रोग्राम को हम जीसीसी कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूटेबल कोड बनाते हैं, तो इस पर्टिकुलर जीसीसी कंपाइलर में क्या चल रहा होता है वो समझाएंगे जब हम सीडी पढ़ेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के कि लिनक्स यूनिक्स में ग्रेप कमांड होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड कुछ नाम से फाइल अगर हमें ढूंढनी होती है तो पैटर्न मैच करवाता है। या अगर तुम ईमेल एड्रेस बेसिक देख लो तो हमेशा क्या करते हैं, उसमें टेक्स्ट फिर @text डॉट आना चाहिए, फिर कोई डोमेन नेम कॉम या इन या ऐसे करके ना। तो एक तरह से अगर तुम इसके अलावा कुछ लिखोगे तो वो इग्नोर हो जाएगा या तुम्हें कहेगा कि गलत ईमेल है। तो एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे भी बेसिक है कि ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हें आती हो, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। कि सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट मतलब डिस्टिंक्ट मतलब नो रिपीटिशन, कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। लेट्स से सेट है कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 1 2, तो 1 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज नॉट अ सेट। रिपीटिशन नॉट अलाउड होती है। तो सेट है हमारा 1 2 3, दैट इज अ सेट। ठीक है, बस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर इसकी साइज या कार्डिनलिटी की बात करें तो ऐसे हम इसको मॉड लगा देंगे, तो 3 3 है फॉर दिस एग्जांपल लास्ट वाला है ना। या फिर अगर हम एस डैश को ए से जेड तक मान ले तो 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं। सेकंड बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। लेट्स से हमारे पास दो सेट है ए और बी, 1 और 2 है इसमें, और बी में ए बी सी। जब हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के साथ ए आ गया, देखो 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, 1 के साथ सी, फिर 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी, तो 1 के साथ ए बी सी, 2 के साथ ए बी। तो सारे हर इंडिविजुअल को हर दूसरे से पेयरिंग करिए, तो एक ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान देना। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्योंकि ए पहले लिखा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो ए पहले ही आएगा। ऑर्डर्ड पेयर को टपल्स भी बोलते हैं, जो हमने डीबीएमएस में सीखा हुआ है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पे ए बिलोंग करता है कैपिटल ए के और बी बिलोंग करता है कैपिटल बी के। सिंपल। फिर आता है रिलेशन। ये हमारा क्लास 11th का जो हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, वो बेसिक सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारी वैल्यूज आती हैं और उसी का एक सबसेट, उसको हम देखो यहाँ नीचे इक्वल भी लिखा है, यानी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा भी हमारा एक रिलेशन होगा। कंडीशन क्या है? एक जैसे 1 है वो ए के साथ भी हो रहा है, बी के साथ भी हो रहा है, 2 सी के साथ हो रहा है, तो लेट्स से ये हमारा रिलेशन हो गया 1 ए 1 बी 2 सी। दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात आती है फंक्शन की, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। क्या स्पेशल होता है इसमें कि 1 जो है वो अभी मैंने तुम्हें रिलेशन में दिखाया था तो उसमें पॉसिबल था ये, मगर फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीपल। देखो इसको कैसे याद रखते हैं कि एक फल है, लेट्स से यहाँ पे ए के नीचे एप्पल है। अब एप्पल, एक एप्पल जो है दो अलग अलग पेड़ से नहीं आ सकता, है ना। ऐसे याद रखता था मैं, मेरे को टीचर ने बताया था कि एक एप्पल दो अलग अलग पेड़ का नहीं हो सकता, एक एप्पल एक ही पेड़ का होगा। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग एप्पल सेम पेड़ से निकले हों, ऐसा हो सकता है। दैट इज पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई कि एक एप्पल दूसरे दो अलग अलग पेड़ का नहीं हो सकता, दो अलग अलग एप्पल एक पेड़ के हो सकते हैं। इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे दिखाएंगे मैथमेटिकली कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन के, और ए कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन के, यानी ए सेम है और बी और सी अलग अलग हो रहे हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बी और सी के बराबर है, क्योंकि अलग अलग पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? अगर ए कॉमा बी और ए कॉमा सी सेम रिलेशन में है, इसका मतलब फंक्शन तभी कहलाएंगे जब बी और सी बराबर हो। बस। ग्राफ ग्राफ का वैसे तो हमने, अगर तुमने प्लेलिस्ट देखी है मेरी, जो इस पर्टिकुलरली हमने डीएसए एल्गोरिथम डेटा साइंस पे बनाई है, बढ़िया से ग्राफ समझा रखा है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर देखना। तो बेसिक है, वर्टेक्स और एज जैसे जैसे काम भी आएगा हम आगे समझते भी रहेंगे। वर्टेक्स और एज होते हैं, दो वर्टेक्सेस होते हैं। अनडायरेक्टेड एज है, अगर यहाँ पे एरो लगता है तो डायरेक्टेड होते हैं। अब देखो, जब भी जैसे तुम क्वेश्चन भी करते हो कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, तो वो बोलते हैं कि व्हाट आर द सब सीक्वेंस सीक्वेंस। तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस देखो हमने क्या कैसे रिप्रेजेंट करा है इसको, कैसे ब्रैकेट लगा रखे, कर्व ब्रैकेट लगा रखे, ए बी सी डी से लेकर जेड तक लिखा है, तो एक सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट है। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे 1 1 2, ये क्या है? ये फिबोनाची सीक्वेंस है, फिबोनाची नंबर का सीक्वेंस है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह से इमेजिन करो कि ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके ना। तो 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहा है। तो फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ऑब्जेक्ट, इसको एक फंक्शन बना के चलो। फंक्शन है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट के बीच में फंक्शन है। बस समझ में आई? अगर इमेजिनरी सोचे तो 1 1 2 भी 1। ठीक है, दो अलग अलग एप्पल जो हो सकते हैं, एक ही पेड़ से भी हो सकते हैं, बताया हुआ है। तो देखिए, अगर तुम सेट की बात करो तो सेट में ए बी सी डी जेड से जेड वाई ए बी जो भी है, मतलब आगे पीछे भी चलता है, बस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। मगर सीक्वेंस में मैटर करता है हमारा ऑर्डर। क्लियर? फिर रिपीटिशन आर अलाउड इन सीक्वेंस बट नॉट इन सेट। हाँ देखो, यहाँ पे 1 1 ट्वाइस आ गया फिबोनाची सीरीज में, तो रिपीटिशन अलाउड होता है। ये ऐसा वाला एग्जाम्पल भी देख लो कि अगर हम ए बी सी डी ऐसे रिपीट हो रहा है सीक्वेंस, तो ए पहले पोजीशन पे भी है, फिफ्थ पे भी है ना, तो फिफ्थ पे फिर से ए आ सकता है। दैट इज ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। फिर हम फॉर्मल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक का पार्ट है, और लिंग्विस्टिक जो है बहुत बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है। फॉर्मल लैंग्वेज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट।
ठीक है। तो मशीन ऑटोमेटा मॉडल टीओसी के अगर हम उसमें देखते हैं, रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेज में हमारे सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, जैसे कि तुमने इंग्लिश में देखे होंगे कि अगर हम एक सिग्मा सिग्मा लिखा है, ठीक है, सिग्मा इंग्लिश दैट इज़ ABCD Z, ABCD स्मॉल में लिखा है, साथ में यहाँ पे स्पेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सारे भी मान के चलो कि एक अल्फ़ाबेट इसी में आते हैं। तो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, कुछ सिंबल्स हैं, ए इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, बी इस तरह से, ग्रीक में अल्फ़ा बीटा है ना, तो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। फाइनाइट होना जरूरी है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, सही है। और सेट बोल दिया तो सेट की प्रॉपर्टी, अब देख लो इतना इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड, इसलिए मैंने तुम्हें पहले सेट बताया, ठीक है। और अगर एम्प्टी अल्फ़ाबेट की बात करें तो हो सकता है एम्प्टी अल्फ़ाबेट दैट इज़ 5, तो नो अल्फ़ाबेट 0 इज़ फाइनाइट, क्योंकि बोले फाइनाइट ना, तो फाइनाइट नंबर 0 भी होता है, तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट समझ में आया, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। बात करते हैं स्ट्रिंग वर्ड की। अब स्ट्रिंग एक कदम आगे जाता है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। अब देखो अल्फ़ाबेट सेट ऑफ सिंबल था, अब ये सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट, इसलिए सीक्वेंस जानना इतना जरूरी था। अब सीक्वेंस की प्रॉपर्टी क्या हमें बता दी कि ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ABC 0 1 0 ये बाइनरी में हमने लिख रखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगा, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन द वर्ड, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, जितने अल्फ़ाबेट है। एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 0 होगी, उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अगर तुम्हें अल्फ़ाबेट एम्प्टी अगर दे रखा है तो 5 से रिप्रेजेंट होगा, मगर एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर एक सिग्मा स्टार आता है, सिग्मा स्टार मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग भी आएगी इसमें। फाइनाइट मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी देखेंगे, समझ में आएगा। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होता है, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। अब देखो सबसेट, सबसेट मतलब सेट बोल दिया, सेट मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन से डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर एग्जांपल कि सब ये जो सिग्मा स्टार है इसमें तो सारे ही कॉम्बिनेशन बनेंगे अल्फ़ाबेट्स के, जितने भी हो सकते हैं, तो XY W भी होगा उसमें, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। मगर लैंग्वेज जो कहलाती है वो HOT हॉट हो गया, ठीक है, COLD कोल्ड हो गया। तो ये जो मीनिंगफुल जो बन रहे हैं ना, उसी वही हम लेंगे उस पर्टिकुलर सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार एक यूनिवर्स है, मान के चलो यूनिवर्स है अलग अलग कॉम्बिनेशन का, बस समझ में आई, अलग अलग कॉम्बिनेशन कर दिया हमने अल्फ़ाबेट्स के। मगर यहाँ पे मैटर करता है सिर्फ वही मीनिंगफुल बन रहे हैं जो, मगर मीनिंगफुल की चिंता मत करो। लैंग्वेज को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। फिर ग्रामर की बात आती है, ग्रामर इज अनदर टॉपिक कि सेट ऑफ रूल टू प्रोड्यूस वैलिड स्ट्रिंग इन अ फॉर्मल लैंग्वेज। ग्रामर मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए एक वैलिड स्ट्रिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं तुम्हें ईमेल वाला बता रहा था, तो एक रूल था ना कि @ आएगा, फिर डॉट आएगा, टेक्स्ट @टेक्स्ट डॉट फिर टेक्स्ट, ऐसा, तो वो एक रूल हो गया। इंग्लिश का तो रूल तुम्हें पता ही है ग्रामर में। सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग क्या होती है, अब देखो तुमने सीक्वेंस पढ़ लिया है। सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग ये होती है, लिखने का तरीका देखना कितना अच्छा है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तरीका देखोगे तो मजा आ जाएगा। लेट्स से ABCD ED ये सब लिखा हुआ है, तो अगर हम यू को सबस्ट्रिंग बोलना चाहते हैं, यू इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ वी, यू है हमारा सबस्ट्रिंग, वी क्या है, पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग BCD हो सकता है इफ देयर एग्जिस्ट XUV। एक्स क्या है, इसके आगे वाला, वाई क्या है, पीछे वाला, XUY इक्वल टू वी। यानी अगर ऐसा पॉसिबल है कि तीन तीन अलग अलग सबस्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर दिया और हमारा टोटल एक स्ट्रिंग बन रहा है जहाँ पे सारे के सारे बिलोंग करते हैं सिग्मा स्टार से, सही बात है, यही तो है। अगर तुम एक्स की जगह ए रख दो, वाई की जगह ED रख दो, तो हाँ बन रहा है, तो इसका मतलब यू जो है एक सब स्ट्रिंग है ना, सिंपल, एक स्ट्रिंग का हिस्सा है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ABCD ED लिखा है तो यू जो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है शुरू वाला भी हो, आखिरी वाला भी हो, क्योंकि हम एक्स को उसमें एप्सिलॉन मान लेंगे। बात समझ में आती है। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, तो कोड भी एम्प्टी, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है, आगे होता है। अब प्रीफिक्स में कोशिश करेंगे, यही एग्जांपल है बाइनरी अल्फाबेट ले, यू इज द प्रीफिक्स ऑफ वी इफ देयर एग्जिस्ट UX इक्वल टू वी। यहाँ पे तीनों के तीनों सिग्मा स्टार से बिलोंग करते हैं। आप देख रहे हो UX, यू पहले आ गया तो यू प्रीफिक्स हो गया, इसका मतलब एक्स जो है सफिक्स है, दैट कैन ऑल्सो बी एम्प्टी। कहने का मतलब है पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग भी प्रीफिक्स कहलाया जा सकता है, किसका, एक एम्प्टी स्ट्रिंग का। अब देखो ऑपरेशंस ऑन अल्फाबेट स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, यही चीज़ हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हम कोर के पास पहुंचते जा रहे हैं ना। पावर ऑफ एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट की पावर क्या होता है। लेट्स से सिग्मा, अगर हमारा बाइनरी एग्जांपल लेते हैं 0 1 है, तो सिग्मा 0 तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, ये बात समझ में आती है। सिग्मा 0 एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा 1 जो होता है उसको हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, दैट इज 0 1, ये हमें पता है। मगर सिग्मा 2 जो होता है वो सिग्मा सिग्मा ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, समझ में। सिग्मा 3 में 3 टाइम आ जाएगा, दैट इज 0 0 0 0, ऐसे करके 2 की पावर 3 यानी 8 पेयर बनेंगे, है ना। 8, एक दो पेयर नहीं, मतलब 8 डिस्टिंक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा क्यूब हो गया। सिमिलरली ऐसे अगर सिग्मा की पावर K को डिनोट करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं W, जहाँ पे W की लेंथ K है, देखो हर किसी की लेंथ 3 दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि पावर 3 थी, लेंथ 2 दिख रही है, पावर 2 थी, है ना। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ हर पर्टिकुलर वर्ड जो होगी, वर्ड या स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग वर्ड एक ही बात है, पता है तुम्हें। लेंथ जो होगी वो K होगी। अभी तक जो हम सिग्मा स्टार करते थे उसको क्लीन क्लोजर बोलते हैं एक्चुअली में। क्लीन क्लोजर मतलब कि इसमें सिग्मा 0 भी आएगा, सिग्मा 1 भी आएगा, सिग्मा 2 भी आएगा, यूनियन आएगा उसका। ध्यान देना, देखो मल्टीप्लाई और यूनियन में अंतर होता है। यूनियन में मतलब सब कुछ आ जाता है कॉमा कॉमा लगा के, और मल्टीप्लाई में क्या आता है कि वो लेंथ उसकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्लीन क्लोजर 0 1 का देखो, तो सिग्मा 0 क्या होता है, एप्सिलॉन। सिग्मा 1 क्या होता है, 0 1। सिग्मा 2 क्या होता है, 0 1 0 0 1 0 1 ना, फिर 3 वाला आ जाएगा तो 3 3 बन जाएगी। तो ऐसा चलेगा, इसी को हम सिग्मा स्टार क्लीन क्लोजर कहते हैं। इसका दूसरा तरीका भी लिखने का है कि यूनियन ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिग्मा की पावर i,
ठीक है, यही चीज़ हमने करी, यूनियन ऑफ आई, जीरो से शुरू करा और आगे तक बढ़ते रहे और सिग्मा की पावर आई लगाते गए। ये इसका दूसरा तरीका है कि डब्ल्यू जहाँ पे लेंथ जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, इक्वल टू जीरो भी होगी क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ लेंथ वन शुरू हो गई, फिर यहाँ टू शुरू हो गया, है ना, तो वर्ड जो है वो फॉर्म यूजिंग सिग्मा, ऑब्वियस बात है। ऐसा कोई केस नहीं होता है, मतलब इंटीजर ही अलाउड है, ठीक है, ओनली इंटीजर, पॉइंट में नहीं हो सकता, सेंस नहीं बनाता। फिर आता है पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में बस एक छोटी सी बात है कि सिग्मा जीरो नहीं आता है, ठीक है, सिग्मा प्लस लिखते हैं इसको, प्लस से डिनोट करते हैं, क्लीन में आता था सिग्मा जीरो, पॉजिटिव में नहीं आता, सीधा वन से ही शुरू होता है और आगे तक जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सिग्मा की पावर आई, ठीक है। तो अगर हमारे जीरो वन से शुरू होता है तो जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पे बस एप्सिलॉन नहीं आ रहा, बाकी सब सेम है, नॉट कंटेनिंग एप्सिलॉन, बस इतना है। तो हम इसको सिग्मा प्लस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डब्ल्यू जहाँ पे डब्ल्यू की लेंथ होगी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, यानी एटलीस्ट वन होनी चाहिए, विच इज फॉर्म यूजिंग एप्सिलॉन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस। तो सिग्मा स्टार में एक ही चीज़ ज़्यादा होती है ना, दैट इज एप्सिलॉन। तो सिग्मा स्टार को हम कैसे बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन यूनियन सिग्मा प्लस, ठीक है, अगर सिग्मा प्लस में एप्सिलॉन नहीं होता उसमें यूनियन कर देंगे तो वो सिग्मा स्टार बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखो कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, अब तुम्हें पता है कि सिग्मा प्लस जो है वो क्या सबसेट है, ये सिग्मा स्टार जो है वेन डायग्राम में ऊपर वैल्यू रखता है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा कंटेन करता है, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर अब इन दोनों का हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो यही तो आएगा, सिग्मा प्लस। अगर सिग्मा स्टार सिग्मा प्लस में कॉमन निकलेगा दैट इज सिग्मा प्लस। यूनियन कर दोगे सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस का तो फिर हमारा सिग्मा स्टार ही आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार तो यूनिवर्सल है ना। और ये देखो सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार को डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्क देखना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा तब भी क्या आएगा, सिग्मा स्टार आएगा। ऐसे मान के चलो यूनिवर्स यू डॉट यू, तो यू ही होता है ना। तो जो इंडिविजुअल तुम सोच रहे होगे कि हर किसी की लेंथ तो बढ़ जाएगी, नहीं, हर किसी की लेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें पहले तो सब जो भी मान लो इस पर्टिकुलर में सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं वो पहले तो हमारे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन तो मल्टीप्लाई करना है, यानी लेंथ इंक्रीज करता ही नहीं है, तो वो तो सारे हो ही गए, फिर एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी थे इसमें, है ना। तो एट द एंड जो यूनिवर्स इंटू यूनिवर्स यूनिवर्स ही रहता है। अगर हम सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो सिग्मा प्लस आएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि सिग्मा स्टार एप्सिलॉन कंटेन करता है और सिग्मा प्लस में एट लीस्ट वर्ड की लेंथ वन होनी चाहिए। तो अगर उसमें लेट्स से ए आता है तो एप्सिलॉन इंटू ए ए ही रहता है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन कहीं भी जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको उल्टा भी कर दें तब भी एप्सिलॉन जनरेट नहीं हो पाएगा, इट मीन्स कि सिग्मा प्लस ही आएगा, ठीक है। तो नो चेंज रहने वाला है बाकी उसमें। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस की। तुम्हें पता है लैंग्वेज क्या बताया मैंने अभी कि सबसेट होता है, ये अल्फ़ाबेट है, ये सारे इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है, सारे वर्ड प्रेजेंट है। लेट्स से अल्फ़ाबेट अगर 0 1 का है, तो अगर मैं लैंग्वेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ सिग्मा स्टार से, इसका मतलब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसके अंदर सब कुछ कंटेन्ड है। अगर मैं सिग्मा प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ तो दैट इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये तुम्हें पता ही है। या रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लैंग्वेज को इस फॉर्म में, ठीक है, क्या लिखा है, जीरो की पावर एन, क्योंकि लैंग्वेज हमारे पास जीरो और वन ही है, सिंबल्स जीरो वन है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो कहने का मतलब है कि लेंथ जो होने वाली है वो वन होगी या वन से ज़्यादा। तो जीरो लिखा वन टाइम, ठीक है, ओनली कंटेनिंग जीरो लिखा है ना। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर जीरोज, एक जीरो चलेगा, एक से ज़्यादा जीरो चलेंगे, एंड नो वंस, कोई वन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वन मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो वन थे हमारे पास लैंग्वेज में। तो जब यहाँ जीरो की पावर एन का अगर टू लिख दिया तो जीरो जीरो ट्वाइस हो जाएगा, थ्री लिख दिया तो, ठीक है, एक्चुअल पावर नहीं है, एक तरह का लैंग्वेज टाइप है ना। तो जीरो ट्वाइस जीरो थ्राइस जीरो ऐसे करके इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। तो इसको हम इनफाइनाइट लैंग्वेज भी बोलते हैं। नीचे वाली भी देखो, अब यहाँ पे लैंग्वेज फोर जो है हमारी, जीरो की पावर एन है और वन की पावर एन है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो यहाँ पे जब तुम रखने वैल्यूज रखना शुरू करोगे तो जीरो 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 वन वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन ऐसे करके इनफाइनाइट लैंग्वेज अगेन बनेगी, ठीक है। दैट बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखा है सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, दैट इज यूनिवर्सल। फिर आती है एम्प्टी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। देखो एम्प्टी लैंग्वेज में इसको फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, डज नॉट इवन कंटेन एप्सिलॉन, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एप्सिलॉन अगर कंटेन है तो एम्प्टी नहीं रहेगी, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि लेंथ जीरो है। और फाइनाइट लैंग्वेज होती है वो जिसमें लेंथ फाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मैंने तुम्हें ऊपर दोनों केसेस दिखाई दिए, फाइनाइट का केस भी देख लो एक बार तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक वर्ड है जिसकी लेंथ, हम जो वर्ड की लेंथ होने वाली है वो स्मॉलर देन इक्वल टू टू रहेगी। अगर हमारे पास अल्फाबेट दे रखा है जीरो वन, तो हम इसके थ्रू क्या लैंग्वेज बना सकते हैं, एप्सिलॉन डेफिनेटली कैन कम, ठीक है, वो तो आएगी, जीरो आएगा, वन आएगा, क्योंकि लेंथ स्मॉलर देन इक्वल टू टू चाहिए, ठीक है। तो लेंथ जीरो भी चलेगी, लेंथ वन चलेगी, दैट इज जीरो और वन, लेंथ टू चलेगी, जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन, सारे केसेस हो गए। इसका मतलब हमारे पास लैंग्वेज की लेंथ आ गई सेवन, दैट इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये फाइनाइट है, यहाँ डॉट डॉट नहीं लगाए। फाइनाइट स्टेट मशीन या ऑटोमेटा, एफएसएम बोलूंगा इसको, या फाइनाइट ऑटोमेटा को एफए करके बोलूंगा। तो कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह के होते हैं, विदाउट आउटपुट हम देखने वाले हैं और विद आउटपुट हम आगे देखेंगे, ठीक है। विदाउट आउटपुट में डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, साथ में एक एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी आता है, वो भी देखेंगे। और फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें आउटपुट होते हैं वो मूरे और मिले मशीन है, दोनों मशीन लिखाई है। तो सबसे पहले हमारा फोकस यहाँ रहेगा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब जब भी मैं फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करूँ तो डीएफए की ही बात हो रही है, ऐसे मान के चलना, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उससे क्लियर होता जाएगा। डिजाइन करना है फाइनाइट स्टेट मशीन टू डिटरमाइन कि एक नंबर जो है गिवन डेसिमल बोलती है, यानी जीरो से नाइन तक सारे डिजिट्स आ रहे हैं, है ना। क्या नंबर वो इवन है या ऑड है, सिंपल बेसिक एकदम,
कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हमारे पास 5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या है कि इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है 0 से लेके 9 तक। इतना समझ में आया क्योंकि डेसिमल बोल दिया, बाइनरी बोलते तो 0 से 1 तक ही रखते, ठीक है? दैट इज़ अ सिग्मा स्टार। सेकंड पार्ट है क्यू, क्यू इज़ कॉल्ड स्टेट्स, ठीक है? स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, कितनी स्टेट होंगी, ठीक है? अभी बताता हूँ क्या चक्कर है। थर्ड इज़ स्टार्टिंग स्टेट्स, पहली स्टार्टिंग स्टेट कौन से होने वाली है, तो यहाँ पे क्यू नॉट है। क्यू नॉट, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, ये हमारे पास 3 टोटल स्टेट्स हो गई। और ये हमेशा फाइनाइट होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकती अनलिमिटेड स्टेट्स हो। जब भी हम यहाँ पे एफएसएम की बात कर रहे हैं, एफएसएम का मतलब ही होता है फाइनाइट स्टेट मशीन, तो स्टेट हमेशा फाइनाइट होगी, ठीक है? इसका ध्यान रखना। स्टार्ट स्टेट है क्यू नॉट, पहली स्टेट स्टार्ट स्टेट क्यू नॉट है। फाइनल स्टेट जो है क्यू वन है इस केस में। कैसे रिप्रेजेंट होता है? स्टार्ट स्टेट में एरो डलता है, ये आगे एरो लगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा। फाइनाइट स्टेट में 2 बार उसको इंसर्कल करा जाता है, तो क्यू वन को 2 बार सर्कल कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है? तो कैन बी जीरो और मोर फाइनल स्टेट, ठीक है? जो फाइनल स्टेट है, ये जो इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये हो भी सकती है, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फाइनल स्टेट ना हो, बाद में बात करूँगा उसकी। अब ये हो गई हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 चीज़ें हो गई। अल्फ़ाबेट, स्टेट, स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट। फिफ्थ इज़ दिस, दैट इज़ ट्रांज़ैक्शन ग्राफ डायग्राम। अब ये ट्रांज़ैक्शन डायग्राम क्या होता है? ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है। देख रहे हो एरो जा रहा है तो डायरेक्टेड ग्राफ है। ये लेट्स से एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है एम। अभी क्या करती है कि एक वर्ड है लेट्स से तुम्हारे पास, अगर वो इवन होगा तो क्या कंडीशन है, वो 0 2 4 6 8 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यही है। तुम ऐसे मत समझना कि 2 से डिवाइड करना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ हम एक पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ रहे हैं। अभी समझ में आएगा तुम्हें कि जैसे अगर मैंने लिखा है ना 1 2 3, तो ये 1 2 3 का लास्ट में जाके नहीं देख रहे, हम एक पर्टिकुलर को पकड़ रहे हैं, ठीक है? ऑड में 1 3 5 7 9, ये चलो इतना समझ में आता है। इनपुट वर्क इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है? क्या करना है, लेफ्ट से राइट पढ़ना है हमेशा। तो स्टार्ट तुमने करा क्यू नॉट, दैट इज इनिशियल स्टेट। अब यहाँ से बात समझना कि 0 2 4 6 8 अगर आएगा तो हम क्यू वन पे चले जाएंगे। अगर एरो देखते रहना, मेरा एरो कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे चला गया। अगर 0 2 4 6 आता रहेगा तो हम क्यू वन पे ही रहेंगे। दैट इज कि अब ये काम पता क्या कर रहा है, ओनली एक्सेप्ट कर रहा है इवन नंबर को। दिख रहा होगा कि 0 2 4 6 अगर 8 आ गया तो हम क्यू वन पे चले जाएंगे और तब तक ही वहीं पे रहेंगे जब तक ये आता रहेगा। अगर लेट से 1 3 5 7 9 आया तो हमें क्यू टू पे जाना पड़ेगा। दैट इज ये ऑड स्टेट्स को चेक कर रहा है, ठीक है? क्योंकि क्यू नॉट से अगर 1 3 5 7 9 आए तो तब भी क्यू टू पे आएंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं, पहला वर्ड है 1 2 3, तो जब 1 पे गया तो कहाँ गया, क्यू नॉट से क्यू टू पे गया, क्योंकि 1 3 5 7 9 जो है क्यू टू पे ले जाएगा। ओके, जैसे 2 पे आया, 2 देखा तो उसने क्यू वन पे जंप कर दिया, बिकॉज 0 2 4 6 8 सारे सारे क्यू वन पे जंप होंगे। लास्ट में 3 देखा तो 3 देख के वापस आ गया। इसका मतलब एम डज नॉट एक्सेप्ट डब्ल्यू वन, क्योंकि अब देख रहे हो लास्ट में जब खत्म हो गया 1 2 3, जब लास्ट हमारा एलिमेंट भी पकड़ा गया तो उसके बाद वो क्यू टू पे आया। दैट इज नॉट फाइनल स्टेट, इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं करा इस लैंग्वेज ने, ठीक है? सेकंड अगला देखो, डब्ल्यू टू में देखो 1 पे, पहले 1 जाएगा यानी क्यू टू स्टेज पे जाएगा, सॉरी 1 नीचे को है ना, क्यू टू स्टेज पे जाएगा। उसके बाद 2 आएगा यानी वहाँ से क्यू वन पे चला गया, फिर 3 पे क्यू टू पे, 0 पे क्यू वन पे। समझ रहे हो? एक बार स्टार्टिंग कर दी तुमने, स्टार्ट कर दिया, तो ऑड होगा तो यहाँ क्यू टू पे आ जाएगा, इवन होगा तो क्यू वन पे। इसलिए ऑड है क्यू टू पे, इवन है क्यू वन पे, ऑड है क्यू टू पे, इवन है क्यू वन पे, और एट द लास्ट कहाँ पे ठहर गया, फाइनल स्टेट में, यानी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? एक्सेप्ट करती है एक मशीन, मशीन एम एक्सेप्ट डब्ल्यू टू, दूसरे वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो जैसे मैंने भी बोला, वी कुड हैव एफ एस एम, दैट इज फाइनल स्टेट मशीन विदाउट अ फाइनल स्टेट, दैट इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट कुड बी एम्प्टी। तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल स्टेट हो ही ना। एक्चुअली में ये मशीन की फाइनल स्टेट क्या है कि एक नंबर इवन है कि नहीं, है ना? अगर तुम्हें फाइनल स्टेट चाहिए ही नहीं तो क्या कर सकते हो, तुम सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, नंबर इवन है ये ऑड है, ठीक है? जस्ट इतना सेग्रीगेट होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम, जैसे तुम्हारे पास मेट्रो है, मेट्रो में जब तुम एक टोकन डालते हो तो दरवाजा खुलता है, तो वो ओपन स्टेट हो गई और क्लोज स्टेट हो गई। अब ऐसा नहीं कि कोई भी फाइनल स्टेट होगी। अब क्वेश्चन के फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ बोला होता कि जो ऑड है कौन सी इवन है, तब हम क्या करते, फाइनल स्टेट की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? दिस कैन ऑल्सो भी फाइनल, या फिर दोनों ही फाइनल कर देते, है ना? फिर तो क्वेश्चन की बात ही क्या रहती, दोनों ही फाइनल पे जा रहे हैं। अगली चीज़ का ध्यान देना है कि वी कुड हैव वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स, फॉर इनवैलिड इनपुट डिपेंड अपॉन द डिजाइन ऑफ मशीन। कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता था कि वो मान लो ये 1 2 3 4 की जगह एप्सिलॉन भेजते तो, या डॉट भेज देते, या जैसे मान लो 14.7, तो पॉइंट आ जाता तो क्या करते, कहाँ जाते? एक्चुअली में अगर तुम्हें नहीं दे रखा है ना कि मतलब लेट्स से पॉइंट आ गया तो कहाँ जाना है, डॉलर आ गया तो कहाँ जाना है, तो उस केस में मशीन जो है वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तुम ऐसी मशीन भी बना सकते हो जो कोई भी मतलब अलग आ गया इनके अलावा, तो मशीन रिपोर्ट कर दे कि भाई ये क्या आ गया, इनवैलिड इनपुट है। या तुम ऐसा कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो कि अगर 14.7 है तो पॉइंट को इग्नोर ही कर दिया उसने, उसी स्टेज पे रहेगा। 7 आएगा तो फिर लेट्स से 8 आएगा तो आगे चला जाएगा, ठीक है? तो ये मशीन टू मशीन डिपेंड करता है डिज़ाइन पे उसकी। अच्छा, डिजाइन है एफएसएम टू डिटरमाइन अ डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब हमने इससे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 देख लिया था, इवन ऑड का चक्कर। अब 3 के लिए रिमाइंडर या तो 0 1 2 आएगा, ठीक है? तो पांचों चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने अल्फाबेट से। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डेसिमल में अल्फाबेट होते हैं। हमारे पास सेट ऑफ स्टेट क्या है, 0 क्यू वन क्यू टू, हमने 3 स्टेट्स बना दी, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा कितनी स्टेट बनानी जरूरत है। आगे हम और एग्जाम्पल देखेंगे। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्यू नॉट, तो यहाँ एरो लगा के रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट में क्यू नॉट आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्यू नॉट पे ही हमने फाइनल स्टेट भी कर दिया। तो ये 4 चीज़ हो गई। पांचवा इज ट्रांजेक्शन ग्राफ, ठीक है? ये डायग्राम। तो एक्चुअली में देखो, मैंने यहाँ 3 स्टेट बनाई और इसको, इस पर्टिकुलर को मैंने फाइनल कर दिया, क्योंकि मैं मान के चलो रिमाइंडर 0 आ रही है, डिविजिबल है नंबर 3 से।
ठीक है। तो 0369 अगर आते हैं तो इसका मतलब वो क्यू नॉट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि नंबर वो डिविजिबल निकल रहा है। अगर लेट्स से 147 आए तो 147 यानी वो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो Q1 पे चले गए। देखो अगर थ्री थ्री को अगर 4 से डिवाइड 4 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बनाया तो इन तीनों को रिमाइंडर बना रहा है, तो Q1 पे चला गया। अगर रिमाइंडर 2 अगर 258 आ रहा है तो इससे रिमाइंडर हमेशा 2 आता है, तो वो यहाँ पे 258 की वजह से Q2 पे भेज दिया। ओके, अब थोड़ा चेक करना, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि लेट्स से कि तुम्हारा पहला जो था वर्ड में सिंबल वो 1 था, ठीक है, पहला अल्फाबेट 1 था। अब सेकंड वाला जो आया वो लेट्स से 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं सारे केस ले रहा हूँ, 2 के लिए भी लूंगा। देखो 0 1 2 तीनों के लिए केस लूंगा। ये समझना इसको कि अगर 2 आ गया तो तुम सोचोगे यार कि Q1 पे है प्रेजेंट, अभी Q1 पे कैसे आया, क्योंकि 1 आ गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 आ गया, मान के चलो 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, सबको एक ही तरह डील करना है। अब अगर यहाँ से 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि 12 हो जाएगा, 12 इज डिविजिबल बाय 3, या 258 का एक ही पेयर है, 258 अगर आ गया तो हमेशा ये 3 से डिविजिबल, क्योंकि 15 भी 15 18 3 के डिविजिबल है। इसका मतलब ये तो यार बढ़िया काम हो रहा है, इसको वापस भेज दो फाइनल स्टेट में। तो 258 पे Q1 से फाइनल स्टेट पे चला गया। लेट से 0396 में से कुछ भी होता है, 10 को मान के 10 आ रहा है तो रिमाइंडर एक ही आ रहा है, इसका मतलब जो था वो वहीं रहेगा, रिमाइंडर 1 वाले स्टेट पे ही रहेगा, तो 0369 को वहीं रख दिया। फिर आता है 147 होता, तो अगर 11 को देखोगे तो रिमाइंडर 2 दे रहा है ना, तो ये नीचे आके जहाँ पे रिमाइंडर 2 वाली वैल्यू स्टोर हुई है वहाँ चला गया। अगर अब ये वाला केस देखते हैं, Q0 से अगर Q2 पे आते हैं तो 258 में से कुछ भी आया, लेट से 2 आ गया, उसके बाद अगर 0 आता है तो तीनों केस ले रहे हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2, मतलब ये तीनों केस ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 पेयर है हमारे पास जो सिमिलर सा बिहेव कर रहे हैं रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 20 आता है तो क्या होगा, ये तो 3 की टेबल में आता नहीं है, रिमाइंडर 2 दे रहा है, तो हम 0369 अगर ऐसी वैल्यूज आएंगी तो हम इसी पर्टिकुलर स्टेज में रहेंगे। लेट से 21 आता है, दैट इज डिविजिबल बाय 3, तो वापस जाके 147 एक को चेक कर लिए तो बाकी इसके साथ वाले भी लिख दो, वहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर 22 आता है तो 22 रिमाइंडर 1 देता है, दैट इज हम बैक जा रहे हैं 258 के लिए, 258 के लिए बैक जा रहे हैं। तो तुमने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर अप किया है। शुरू में उतना मैं नहीं रुक गया कि अगर रिमाइंडर 0369 आ रहा है तो यहाँ रहेगा, 147 आएगा यहाँ रहेगा, 258 आ रहा है तो यहाँ Q2 पे चला जाएगा, ऐसा ये 3 पॉसिबिलिटी लेके नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो आएगा वो भी मैटर करता है ना। तो समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वाला अगर 2 आ गया तो इसका मतलब 12 हो चुका है, तो उस केस में कहाँ जाना है हमें, क्योंकि डिविजिबल हो रहा है तो वहाँ हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। होप समझ में आया होगा, इसको थोड़ा आराम से समझना, अगर नहीं आया तो पॉज करके देखना। फिर जो मैं शुरू में ही इसकी बात कर रहा था, क्योंकि अब तो तुम्हें होपफुली पता ही चल चुका है एक ईमेल वैलिड है कैसे, उसका कैसे हम ट्रांजेक्शन डायग्राम में ग्राफ बनाएंगे। तुम्हें पता है यहाँ कुछ टेक्स्ट आएगा, फिर @ आएगा, फिर यहाँ कुछ टेक्स्ट आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर यहाँ कुछ टेक्स्ट आएगा, है ना। तो टेक्स्ट में क्या क्या आ सकता है, ए टू जेड आ सकता है, 0 से 9 आ सकता है, @ आ सकता है, डॉट आ सकता है। तो मान लो हमारा स्टार्ट होता है, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है, यहाँ एरो से लगाया, और एंडिंग स्टेट में क्या है, इन्होंने यहाँ पे फाइनल स्टेट के लिए डबल कर दिया, यानी ये फाइनल स्टेट। तो अगर A to Z आएगा या 0 to 9 आएगा, कुछ भी केस आएगा, जैसे तुम लिखते हो ABC 1 2 3 @ है ना, ऐसे करके, तो देखो A to Z 0 to 9 कुछ भी आएगा तो नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएगा Q1 पे, यानी कुछ ना कुछ तो उसने दे दिया है इनपुट, तो हमारी इनिशियल स्टेट से Q1 पे पहुंच गया। अगर जितना भी वो वैल्यू डालना चाहेगा डालता रहेगा, A to Z से 0 to 9 डालता रहेगा, ठीक है। जैसे ही @ डालेगा इसका मतलब वो Q2 स्टेट पे आ गया, ठीक है। @ डालना ही मतलब कि हमारा पहला जो है फिल हो चुका है, वट एवर उसका नाम होगा, यशवर्धन सिंह @ फिर उसके बाद फिर से कंटेंट, ठीक है, @gmail.com, लेट्स से outlook.com होता है तो आउटलुक पूरा लिखता वो। अगर कुछ उसमें वर्ड, उसमें 0 to 9 ऐसे नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट के जो होते हैं, वेबसाइट वाले भी ईमेल देते हैं, ठीक है, वो चक्कर भी होता है। तो ये कंडीशन होने के बाद जैसे ही डॉट आएगा, डॉट में देख रहे हो ये वैल्यूज आती रहेंगी, तो अगर अल्फ़ाबेट और नंबर आते रहेंगे तो यहीं रहेगा स्टेट पे Q3 पे, ये डॉट पे चला जाएगा आगे Q4 पे, Q4 के बाद भी पीछे कुछ भी लिखते रहो, .in.uk.co वटेवर, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा बेसिक एक हमने ट्रांजेक्शन ग्राफ बनाया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA 2 तरह की होती है। ट्रांजेक्शन ग्राफ तो डायग्राम तो हमने देख ही लिया है किस तरह करते हैं ना, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, इनिशियल में एरो, फाइनल में 2 बार सर्कल करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं ना। ट्रांजेक्शन टेबल भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें मैं ऊपर दिखा रहा था डेसिमल के बारे में ना, तो 0 to 9 में बताया था इनपुट इस तरह के होते हैं। अब स्टेट जो होती है Q0 Q1 ऐसे करके मान लो स्टेट है, तो ट्रांजेक्शन टेबल क्या करता है, वो करंट स्टेट और इनपुट के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है। अगर Q0 करंट स्टेट है और इनपुट 0 है तो Q1 पे चला जाएगा लेट से, तो ये नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन करता है। इसको डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि Q1 के बाद कॉमा लगा के Q4 भी लिख दिया कि वो या तो Q1 पे जाएगा या Q4 पे, नहीं भाई, डिटर्मिनिस्टिक है यानी एब्सोल्यूट या यूनिक वैल्यू रखता है, ठीक है। Q1 आएगा तो Q1 ही आएगा, कॉमा लगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास एक स्टेट पे एक इनपुट 0 आ रहा है तो वो 2 रास्ते में से कोई भी चुन सकता, नहीं, एक ही हो, ठीक है, दैट इज वाई इट्स डिटर्मिनिस्टिक। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ DFA की बात करते हैं, मैथमेटिकली कैसे DFA को डिफाइन करें। तो देखो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं, क्विंट टपल भी बोलते हैं इसको, और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, बस एक छोड़ दिया है ट्रांजेक्शन फंक्शन, वो भी देखता हूँ, ठीक है। एक तो होता है इसमें इनपुट अल्फाबेट, अगर एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये टपल बना दिया हमने, इनपुट अल्फाबेट हमारा होगा, उसके बाद सेट ऑफ स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं, और वो हमेशा फाइनाइट होगी क्योंकि हम यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन्स की बात कर रहे हैं। Q0 क्या होगा, इनिशियल स्टेट,
तो ये पहली स्टेट कौन सी है, और एफ क्या होगा, फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। और ये जो है ट्रांजेक्शन फंक्शन है, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन फंक्शन को ही, डेल्टा को ही हम अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। पहले हमने इसको ट्रांजेक्शन ग्राफ बना दिया, कभी टेबल बना दिया, है ना। तो ट्रांजेक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैथमेटिकली, इसको कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम करंट स्टेट और सिंबल देंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। जैसे मैंने बताया क्यू नॉट, अगर क्यू नॉट है और इनपुट हमारा 1 है तो नेक्स्ट स्टेट Q1 आ गई, जो भी आ गई, है ना। तो ट्रांजेक्शन फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डरिंग जरूरी है क्योंकि पहले करंट स्टेट आता है फिर सिंबल आता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू टपल्स, दो टपल्स होंगे, दैट इज विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ करंट स्टेट, ठीक है। अगर ये हमारा डेल्टा रिप्रेजेंट करे ट्रांजेक्शन फंक्शन को, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा करंट स्टेट यानी क्यू, देखो क्यू जो है सेट ऑफ स्टेट है, तो जो उसमें से भी पहली स्टेट मान लेते हैं Q1 है, एंड सिंबल, और सिंबल साथ में, इनपुट जो अल्फाबेट है वो हमारे को मिलेगा एक सिंबल जो रिटर्न करेगा आउटपुट स्टेट। फॉर एग्जांपल देखो फंक्शन बोला गया है ट्रांजेक्शन फंक्शन, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लेट्स से Q1 स्टेट पे है और 1 हमारा हमको सिंबल मिला है, तो इससे हम कहाँ जा सकते हैं, लेट्स से Q2 स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है। Q0 पे है और 2 सिंबल मिला है तो Q3 पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक फल दो अलग अलग पेड़ से निकला हो, ठीक है। फंक्शन वाला काम ऐसा करता ही नहीं है फंक्शन, तो नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। यही मैं तुम्हें टेबल के टाइम पे भी बता रहा था कि ये डिटर्मिनिस्टिक होने का रीज़न ही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। अगर एक हमें Q1 1 मिला हुआ है करंट स्टेट और सिंबल, तो नेक्स्ट स्टेट जो आने वाली है वो एक ही होगी, ठीक है। इतना समझ में आता है। फिर एक है कंप्यूटेशन आर्किटेक्चर ऑफ FSM, ठीक है। जब हम औरों का भी आर्किटेक्चर देखेंगे ना तो तुम्हें और क्लियर होगा, मगर इसको बोलते हैं इनपुट टेप, ये होती है फाइनाइट, क्योंकि जब इसके बारे में पढ़ा करते थे तो टेप काम आती थी, ठीक है, स्टोर करने के लिए वैल्यू। तो लेट से लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, टेप हेडर जो है ये पॉइंट करेगा, क्या करता है, रीड ओनली, ठीक है। रीड लिखा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, रीड ओनली या स्कैन करता है, ठीक है। राइट करने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंप्यूटर से बहुत लो लेवल का काम करता है, ठीक है। अगर हम FSM का आर्किटेक्चर समझे तो टेप हेडर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है लेफ्ट से राइट जाते जाते। और जैसे ही हम, और ये है हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी क्या ट्रैक करती है, कीप ट्रैक ऑफ करंट स्टेट ओनली। पास्ट स्टेट का कोई पता नहीं, फ्यूचर स्टेट का कोई पता नहीं, करंट स्टेट का पता है कि अभी हम कहाँ पे हैं। 2 इनपुट मिल चुका है, Q0 से Q2 पे आ गए, ये Q2 पे आ गए, फिर Q3 पे आ गए, तो ये चीज़ें ट्रैक कर रहा है हमारा फाइनाइट कंट्रोल। यही छोटा सा फंक्शनिंग है हमारा FSM का, ठीक है। कि इसके बाद बस एक ही चीज़ है, पहले तो ये रीड ही कर सकता है ओनली, और ट्रैक कर सकता है करंट जो स्टेट है बस। बाकी ट्यूरिंग मशीन में और कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो।